हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल TEH टीचर एजुकेशन हब में। कल मैंने आपको एसिड बेस एंड साल्ट के कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। क्या है? हमारे पाचन तंत्र का पीएच स्केल मापना मैंने कल आपको सिखाया था। तो ये देखिए आज है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये पेट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर एसिड होता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जलन होने लगती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। और इस दर्द एवं जलन को मिटाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जब हम एंटासिड जैसे इनो को बोलते हैं एंटासिड, मतलब ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। ये हो गया बेस, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन कर देता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। जैसे हमारे पेट में जलन होती है, हम एंटासिड जैसे इनो लेते हैं, मतलब जो बेस होता है उसे लिया जाता है। अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो तो पेट में जलन अनुभव होती है, तो एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, जैसे इनो। वो भी एक तरीके का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। आगे देखते हैं। आगे है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ये टॉपिक है अपना। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तो ये देखते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय हो जाता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये एसिडिक हो जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों में इनेमल पाया जाता है। मुंह में पीएच 5.5 से अगर कम हो जाएगा पीएच का मान, तो वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने से हमारे इनेमल में दांतों में दर्द होने लगता है। कैल्शियम फास्फेट से हमारा दांत बना होता है, इनेमल होता है, जैसे कहते हैं। वाइट कलर की जो परत होती है कैल्शियम फास्फेट की होती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, मतलब खराब हो जाते हैं हमारे दांत। अगर ज़्यादा एसिडिक चीज़ खाओगे आप तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन, मतलब बेस वाला, कौन सा वाला? क्षारकीय मतलब बेस वाला दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। जैसे हमारे इनेमल कैल्शियम फास्फेट में, दांतों की कैल्शियम फास्फेट में अगर एसिडिक हमारे पेट में हो रहा है, एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें क्षारकीय एंटासिड का यूज़ कर लेना चाहिए तुरंत। जैसे इनो ले लेना चाहिए, इनो होता है एंटासिड बेस, तो हमारे दांत खराब होने से बच जाएंगे और पेट भी में खाना भी आसानी से पच जाएगा, दंत क्षय भी नहीं होगा। ठीक है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मारा होगा तभी पता होगा, है ना। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण। नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उनके द्वारा हमें रक्षा कैसे करनी होती है वो पढ़ना है मैं आपको। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है।
तो देखिए अपन क्षार का यूज़ करते हैं तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। जैसे ही हमको मधुमक्खी डंक मारे तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा लगा लेना है, जिससे दुर्बल क्षार होता है और ये इससे आराम मिलेगा, जलन होगी जो तो उससे आराम मिल जाएगा। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं? मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए नेटल में, मधुमक्खी के नेटल में कौन सा डंक मारने में कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल। तो ये याद करने की चीज़ है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाखीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। कहाँ उगता है? नेटल एक शाखीय पादप जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? वही मेथेनोइक एसिड है। तो हमें इसके लिए क्या लेना होगा? इसके लिए हमें, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ नेटल अगर मेथेनोइक एसिड छोड़ जाता है तो हमें बेकिंग सोडा का यूज़ करना चाहिए। तो हमें अगर पहाड़ी पे चढ़ते वक्त किस पत्ते नेटल के डंक लग जाते हैं, नेटल के जंक अगर लगे तो बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे क्योंकि उसमें मेथेनोइक एसिड होता है जो हमें जलन उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, तो इनसे बचाव का ये उपाय है। कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध या दही, और अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ये याद कर लीजिए चीज़ें, ये अपने आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इमली टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे बढ़े तो अब प्रश्न आ गए हैं। आपके पास दो विलयन ए एवं बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? तो ये कैसे? ये तो प्रैक्टिकल के द्वारा पता चलेगा आपको कि किसके पीएच का मान अगर 6 है, विलयन के पीएच का मान 8 है, तो हाइड्रोजन आयन, देखो अगर पीएच का मान 6 है इसका मतलब 5 से ऊपर है, तो ये क्या है, और 7 से कम है तो ये एसिडिक ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एसिडिक ही माना जाएगा। और पीएच का मान अगर 8 है तो ये बेस क्षार माना जाएगा। ये क्या है? क्षार है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किस में है ज़्यादा? ये जो है विलयन ए में है। विलयन ए में पीएच के मान अगर 6 है तो इसमें अम्ल ज़्यादा है, ठीक है। H+ आयन इसमें ज़्यादा है विलयन ए में, और विलयन बी में H+ आयन कम है। तो विलयन ए जो है वो हो जाएगा अम्ल और विलयन बी जो है वो हो जाएगा क्षारकीय। सेकंड क्वेश्चन, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जितने H+ आयन होंगे उतना ही एसिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब अम्लीयता ज़्यादा होगी, तो पीएच कम होगा। और जितने H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होगी वो क्षारकीय होगा और 7 से ऊपर इसका मान होगा। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो वह क्षारकीय क्यों होते हैं? क्षारकीयों में H+ आयन होते हैं लेकिन कम होते हैं, और अम्ल में H+ आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का उपयोग करेगा? कोई किसान खेत की मृदा में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। तो ये किसान के बारे में पूछा गया है। किस परिस्थिति में? ये कैल्शियम ऑक्साइड तब यूज़ करेगा जब फसल उपज नहीं रही हो, फसल बढ़ नहीं रही है, फसल में गांठें बन रही हैं और फसल में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, या नाइट्रोजन के वजह से गांठें बन रही हैं, जैसे मूंगफली में पड़ जाती हैं। अगर एसिडिक मात्रा ज़्यादा हो रही है तो बेस का उपयोग किया जाता है। अगर बेस की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा हो जाए तो एसिडिक यूरिया का यूज़ किया जाता है। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक you for seeing my video. Thank you. Subscribe, like and share please.